हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री और मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग नया क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आज हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन जो है हाउ डिड ब्रिटेन बिकम नेशन स्टेट। आज हम लोग इसमें कवर करेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कब हुआ और ब्रिटेन जो है ब्रिटेन में नेशन स्टेट ब्रिटेन कैसे बना। तो सबसे पहले गाइस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है दुनिया का और यह एक यूरोपियन कंट्री है और यह एक इंपीरियल कंट्री है। इसने एशिया से लेकर के अफ्रीका और अमेरिका तक कई सारे मुल्कों पे हुकूमत किया है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में तकरीबन 200 सालों तक हुकूमत किया है, श्रीलंका में हुकूमत किया है, चाइना के कुछ पार्ट में हुकूमत किया है, उसके बाद अफ्रीका में हुकूमत किया है और यहाँ तक कि अमेरिका को भी एक वक्त ब्रिटेन ने गुलाम बनाया हुआ था। तो ब्रिटेन का हिस्ट्री बहुत ही अनोखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन जो कंट्री है जो अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहता है, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शामिल है, जिसके अंदर ये सारे शामिल। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आज के टाइम में ब्रिटेन का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स जो स्टेट है वो उसके अंदर शामिल है। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का कब पार्ट बना और फिर आयरलैंड ब्रिटेन का कब पार्ट बना और फिर ब्रिटेन जो है नेशन स्टेट कैसे बना। तो आगे बढ़ते हैं और गाइस एक फैक्ट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि नेशन स्टेट होते हुए भी ब्रिटेन के अंदर मोनार्की गवर्नमेंट है, यानी कि वहां पे मोनार्की है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो कई सारे नियमों में बंधा हुआ है, कई सारे कानूनों में बंधा हुआ है, लेकिन आज भी वहां पे मोनार्की जो है एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी वहां पे प्रिवेल है मोनार्की इंग्लैंड के अंदर। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके अंदर दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन। और वहां पे जो गवर्नमेंट का जो हेड है वह प्राइम मिनिस्टर है और जो वहां पे मोनार्क है वो एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से ये ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं
और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटेन के अंदर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है और ये ईसाई लोग दो भागों में, टू पार्ट में डिवाइड है। एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में जो प्रोटेस्टेंट कल्चर को मानने वाले जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंट पद्धति को मानने वाले लोग हैं, ये लोग ब्रिटेन में रूल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग कैथोलिक लोगों की आवाज़ को दबाया और किस तरीके से उन लोगों ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर में किया और फिर आयरलैंड को अपने अधीन किया और अपने कल्चर को उनके ऊपर डोमिनेट कर दिया। उससे पहले हम ये जाने कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों ही जो आइडियोलॉजी है, दोनों ही एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं और वो है क्रिश्चियनिटी। दोनों ही क्रिश्चियनिटी से आते हैं। कैथोलिक भी क्रिश्चियनिटी से आता है और प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियनिटी से आते हैं। बस इन लोगों का जो प्रैक्टिकली जो इन लोगों का जो बिलीव है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कैथोलिक लोग हैं, ये लोग बाइबल को मानते हैं लेकिन बाइबल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। ये कैथोलिक लोग नया नया नियम चलाते हैं और नए नए चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं। ये कौन? कैथोलिक लोग। फिर से सुनिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं कि कैथोलिक लोग जो बाइबल है उसको मानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली में उसको फॉलो नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली में ये लोग नया नया जो नियम बना करके और नए नए सिस्टम के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से ये लोग चलते हैं। तो पहला ये डिफरेंस है। दूसरा, प्रोटेस्टेंट का क्या बिलीव है? प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल को ईश्वरीय किताब मानते हैं और उनका मानना यह है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बाइबल के हिसाब से ही होना चाहिए। जो चीज़ें बाइबल के अंदर मेंशन है हमें वही करना चाहिए और जो मेंशन नहीं है उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो एक आइडियोलॉजी हो गया बाइबल। बाइबल में इन लोगों का ये जो है डिफरेंसेज है। दूसरा जो डिफरेंसेज है, जो कैथोलिक लोग हैं उनका मानना है कि ईसा मसीह को हम मानते हैं सन ऑफ गॉड, लेकिन वे ईसा मसीह के बताने हुए रास्ते के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। आप समझ रहे हैं? ईसा मसीह के बताए हुए उपदेशों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एडॉप्ट करते हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट का मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो पैगाम उन्होंने लोगों को दिया, हमें उन्हीं पैगामों को अपने लाइफ में उतारना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें ज़िंदगी बसर करना चाहिए। तो पहला बाइबल को लेकर डिफरेंसेस है। दूसरा, जीसस क्राइस्ट के द्वारा बताए गए प्रीचेज के ऊपर भी डिफरेंसेज है।
तीसरा जो डिफरेंसेज है, कैथोलिक लोग पोप को ईश्वर का दूत मानते हैं। आप समझ रहे हैं, कैथोलिक लोग पोप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं और उनका कहना है कि पोप जो भी कह रहा है हमें आंख मूंद करके उसकी बातों पे बिलीव कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं बात? जबकि जो प्रोटेस्टेंट हैं वे पोप के सत्ता को बिलीव नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो बाइबल में लिखा गया है बातें, हमें उसी बातों को मानना चाहिए और पोप का जो सत्ता है उसको हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में मैं अगर हिस्ट्री में जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि 14वीं सेंचुरी से पहले प्रोटेस्टेंट दुनिया में नहीं था, कैथोलिक था और भी बहुत सारे क्रिश्चियन में कई सारे ग्रुप थे। लेकिन 14वीं सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट का विकास हुआ जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, पोलैंड के अंदर इसका विकास हुआ और इसको विकास करने का, डेवलप करने का, इवैल्यूएशन करने का, इसको उभार करने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है, जिसने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को लाया और उसने कहा कि ऐसा चीज जो बाइबल में लिखा गया है हमें उसी चीजों को मानना चाहिए और जो चीजें बाइबल में नहीं लिखा गया है उसे हमें नहीं मानना चाहिए। और वो चैलेंज किया, जो पोप के तमाम तरह के नियम है उसको मानने से इनकार किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंतर्गत दो ग्रुप ज्यादा पाई जाती है, एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। अब आगे बढ़ते हैं। 1688 में क्या हुआ? ब्रिटेन के अगर पॉलिटिकल इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन में मोनार्क बहुत पावरफुल था और मोनार्क की कही गई बातें, राजा की कही गई बातें सर्वमान्य हुआ करती थी और सभी लोगों को मानना पड़ता था। बाद में धीरे धीरे लोग यूनाइट हुए, पार्लियामेंट बनाया और पार्लियामेंट बनाने के बाद 1688 में, यानी कि 1688 में पार्लियामेंट ने सीज द पावर ऑफ मोनार्क। 1688 में जो वहां की पार्लियामेंट था इंग्लैंड का, उसने जो है मोनार्क के पावर को सीज कर दिया, यानी कि कम कर दिया, उसके ऊपर लगाम लगा दिया और कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगा और मोनार्क एक हेल्प के रूप में काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 1707 में क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में दो हाउस था, अभी भी है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। इसमें ज्यादातर जो लीडर्स थे वो प्रोटेस्टेंट थे और इन लोगों ने एक अभियान चलाया और चलाने के बाद प्रोटेस्टेंट का जो कल्चर था उसको डोमिनेट करने की कोशिश किया। और 1707 से पहले स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री हुआ करता था, एक अलग स्टेट हुआ करता था। जबरदस्ती स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का पार्ट बनाया गया। कब? 1707 में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, इसको इंटीग्रल कर दिया गया। किससे? ब्रिटेन के साथ। और जो स्कॉटलैंड का जो लैंग्वेज था, गेल, जो लैंग्वेज था गेल, उसको इन लोगों ने हटा दिया और हटाने के बाद से कहा कि ये तुम्हारा लैंग्वेज नहीं चलेगा, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा।
कहां पे स्कॉटलैंड के अंदर। कब? 1707 में। कब? 1707 में स्कॉटलैंड के अंदर ये कार्य किया गया और स्कॉटलैंड को जो है इंटीग्रल कर लिया गया, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। इस तरीके से ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? 1801 आयरलैंड, और फिर स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लेने के बाद ब्रिटेन जो है आयरलैंड के ऊपर हमला करता है। और हमला करने के बाद, हमला करने का मतलब यह है कि उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। और आयरलैंड में भी वही पोजीशन था, जो प्रोटेस्टेंट थे और एक कैथोलिक लोग थे। कैथोलिक लोग की तादाद ज़्यादा थी। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टेंट लोगों को हेल्प करना शुरू किया और शुरू करने के बाद वहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट को, क्रांति को दबा दिया गया और इसको आयरलैंड को 1801 में 1801 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, यानी कि इंटीग्रल कर लिया गया ब्रिटेन के साथ। और इस तरीके से ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। उसके बाद से क्या किया गया? उसके बाद से क्या किया गया? उसके बाद से सुनिए। नंबर 1, एक फ्लैग को एडॉप्ट किया गया और कहा गया कि ये सबकी पहचान यही होगा, एक फ्लैग। नंबर 2, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, इसको एडॉप्ट किया गया। उसके बाद से क्या किया गया? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन कर दिया गया कि सभी को इसी लैंग्वेज में पढ़ना है, सभी को इसी लैंग्वेज में एग्जाम देना है, सभी को इसी लैंग्वेज को फॉलो करना है। तो इस तरीके से एक लैंग्वेज को पालन किया गया और इस तरीके से नेशनल एंथम को पालन किया गया, फॉलो किया गया। और ब्रिटेन जो कई सारे राज्यों में डिवाइड था, उसको यूनाइट कर दिया गया। और यूनाइट करने के बाद 1801 में ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बन गया। यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह है स्टोरी यूनाइटेड किंगडम का, कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम बना, किस तरीके से स्कॉटलैंड को अपने में मिलाया, किस तरीके से आयरलैंड को मिलाया। और फिर मैं अंत में बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी मोनार्की पाया जाता है, लेकिन वो जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।